चलो मैं जल्दी से इसको सॉल्व करता हूँ। 6.31 में लिखा हुआ है होम बायर मेड अ डाउन पेमेंट ऑफ ₹200,000 and will make payments of 75,000 each month for 15 years. The cost of fund is 10% compounded semi-annually. What would have been equivalent cash price for the house? How much will the buyer actually pay for the house? जब हम कैश प्राइस की बात करते हैं तो कैश प्राइस किसके बराबर है? कैश प्राइस इज इक्वल्स टू डाउन पेमेंट प्लस लोन। कैश प्राइस इज इक्वल्स टू डाउन पेमेंट प्लस लोन, और लोन क्या है? लोन है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स। अच्छा, रीपेमेंट यहाँ पर कितनी है? आप 75,000 रुपये हर 6 महीने पर पे कर रहे हो 15 सालों के लिए, और 10% का रेट है, और सेमी एनुअली की बात हो रही है। तो P इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई P इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 10% डिवाइडेड बाई 2 पावर -30 डिवाइडेड बाई 10% अपॉन 2। ठीक है। ये आपने जितने भी आगे 75,000 रुपए की वैल्यूज हैं उसकी इस फॉर्मूले से प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। आपके पास ये एनवीटी बन रही थी। पावर में 30 इसलिए आया क्योंकि 15 साल है, और कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, तो नंबर ऑफ ईयर्स को हम 2 से करते हैं मल्टीप्लाई। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 1152933। ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो पी आता है वो आता है 1152933। ठीक है जी। और इसमें अगर आप जो है वो 33.83 आ रहा है, 33.8 आ रहा है, या 83 आ रहा है। और इसमें जब आप कैश प्राइस में कैलकुलेशंस में डाउन पेमेंट को ऐड करोगे, यानी कि आप इस प्रेजेंट वैल्यू में प्रेजेंट वैल्यू जब आपने निकाली, तो आपके पास जो है वो लोन की अमाउंट आ गई, और इसमें हम डाउन पेमेंट को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 1352933। 1352933.8। यानी कि हमारे पास जो कैश प्राइस है उसका तो ये आंसर आ रहा है। उसके बाद इसने ये भी पूछा था हाउ मच विल द बायर एक्चुअली पे फॉर द हाउस। यानी कि इस बायर ने एक्चुअली घर खरीदने के लिए वाकई में कितने पैसे पे करे होंगे। तो देखो, इस बंदे ने जो है वो 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट पे करी होगी, और इसके अलावा ये 75,000 रुपए वाली, इसके अलावा ये 75,000 रुपए वाली 30 किस्तें पे कर रहा है। तो 75,000 मल्टीप्लाइड बाई 30 प्लस 2 लाख, ये आ जाता है 2450000। ठीक है जी। तो सी आंसर होगा 6.31 का। क्लियर है सबको? जब एक्चुअल पेमेंट पूछ रहा है तो उसका मतलब ये है कि वाकई में इसने कितना पैसा पे करा होगा अपनी जेब से, वो बताओ। तो इससे 2 लाख रुपया आज पे करा होगा, और 75,000 रुपये वाली इसने 30 किस्तें पे करी होंगी। 30 किस्तें इसलिए क्योंकि 15 साल है और हर किस्त 6 महीने पर है। तो 6 6 महीने वाली अगर किस्तें हम काउंट करते हैं तो 15 साल में 30 किस्तें आती हैं। तो वाकई में इसने जो अमाउंट पे किया वो 2450000 है। और इसकी जो कैश प्राइस थी वो 1352933.8 है। कैश प्राइस का मतलब ये है कि अगर ये सारा पैसा आज ही पे कर देता तो इसको कितना पे करना पड़ता। क्लियर हो गया भाई सबको? 6.31। 6.32 एन इंडिविजुअल प्लान्स टू बोरो 400,000 टू बाई अ न्यू कार। एक बंदा है, वो ये प्लानिंग कर रहा है कि मैं 4 लाख रुपए का उधार ले लूं ताकि मैं एक नई गाड़ी खरीद सकूं। ठीक है जी। और अच्छा, और वो ये कहता है कि भाई पहले पिछला सवाल तो सबको क्लियर है ना? एक मिनट, स्क्रीन जरा रीशेयर हो रही है। An individual plans to borrow 400,000 to buy a new car. The loan will be for 3 years at a 12% annual rate compounded monthly. He can pay 12,500 during the first year. What amount would he be required to pay during the next 2 years in order to repay the loan? लोन लिया जाता है ईयर जीरो पर लिया गया 4 लाख रुपए का लोन। ईयर नंबर जीरो पर लिया गया 4 लाख रुपए का लोन। ईयर नंबर जीरो पर लिया गया 4 लाख रुपए का लोन।
लोन लिया जाता है ईयर नंबर 0 पर, ईयर 0 पर 4 लाख रुपए का लोन लिया गया, और फिर ये लोन 3 साल का था, तो 3 सालों में ये लोन लौटाया गया, 3 सालों में ये लोन वापस करा गया। पहले साल के हर महीने 12,500 रुपये लौटाए गए, पहले साल के हर महीने 12,500 लौटाए गए। दूसरे और तीसरे साल कितने पैसे लौटाए गए हर महीने, ये आपको मालूम करना। अब आपको ये मालूम है कि लोन की अमाउंट जो होती है वो किसके बराबर होती है। लोन की अमाउंट बराबर होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के। लोन की अमाउंट जो है वो बराबर होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास पहले साल की जो रीपेमेंट्स है वो 12,500 रुपये के हिसाब से है, और दूसरे और तीसरे साल की जो रीपेमेंट्स है वो हमें मालूम नहीं है। यहाँ पर हमारे पास जो पहले साल की रीपेमेंट्स है वो 12,500 के हिसाब से है, और दूसरे और तीसरे साल की जो रीपेमेंट्स है वो हमें मालूम नहीं है। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि लोन लोन इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स ऑफ ईयर नंबर 1 प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स ऑफ ईयर 2 and 3। ठीक है, लोन इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स ऑफ ईयर नंबर 1 प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स ऑफ ईयर नंबर 2 and 3। लोन इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट ऑफ ईयर नंबर 1 प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स ऑफ ईयर नंबर 2 and 3। लोन की अमाउंट जो है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होती है। अच्छा सर, ऐसे आपने ब्रेक क्यों किया? इसलिए क्योंकि मुझे पहले साल पता है कि 12,500 हर महीने जो है वो रीपेमेंट की अमाउंट होगी, लेकिन मुझे दूसरे और तीसरे साल जो एक किस्त होगी या एक अमाउंट होगी वो नहीं पता। तो जितनी चीज़ें पता है वो तो मैं इनपुट करूँ। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4 लाख, यहाँ पे लिख सकता हूँ 4 लाख, और यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स ऑफ ईयर नंबर 1 की जगह लिख सकता हूँ 12,500, ये आर है। आर मल्टीप्लाइड बाई 1 - 1 प्लस 12% डिवाइडेड बाई 12, 12% डिवाइडेड बाई 12, 12% डिवाइडेड बाई 12, पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाई 12% ओवर 12। ये पहले साल की जितनी भी रीपेमेंट्स थी उसकी प्रेजेंट वैल्यू है। पहले साल जितनी भी रीपेमेंट थी उसकी प्रेजेंट वैल्यू है, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स ऑफ ईयर नंबर 2 and 3। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं जरा। 0.12 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 1 पावर -12, 1 माइनस आंसर डिवाइडेड बाई 0.12 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 12,500। 4 लाख में से ये आंसर माइनस होगा, तो आपके पास ये आ जाता है इन सिंपल फॉर्म, ये आ जाता है आपके पास 259,311.5 इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स ऑफ ईयर नंबर 2 and ईयर नंबर 3। बात समझ में आ रही है? देखें आपने क्या किया, आपने जो है वो लोन की अमाउंट थी 4 लाख, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट फॉर ईयर नंबर 1 जो थी वो 12,500 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट में 1 - 1 प्लस 12% डिवाइडेड बाई 12, पावर -12 डिवाइडेड बाई 12% ओवर 12। या आपने पहले साल की जो रीपेमेंट थी उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, और फिर इसको लेफ्ट साइड पे लेकर गया और 4 लाख में से कर दिया माइनस। तो ये बन गया अब हमारे पास 259,311.5 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स ऑफ ईयर नंबर 2 and 3। ईयर नंबर 2 and 3 की जो रीपेमेंट्स है उसकी प्रेजेंट वैल्यू 259,311.5 के बराबर होगी। अब ईयर नंबर 2 and 3 की जो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है वो कैसे निकाली जाए? अगर मैं इसको इस इक्वेशन के फॉर्म में लिखूं, तो देखिए मैं लिख सकता हूँ 259,311.5 इज इक्वल्स टू, अब हमें नहीं पता कि भाई ये नंबर 2 और 3 में कितना आर होगा, हर महीने की किस्त कितनी होगी। तो आर मल्टीप्लाइड बाई 1 - 1 प्लस 12% डिवाइडेड बाई 12, पावर -24 डिवाइडेड बाई 12% ओवर 12, डिवाइडेड बाई 12% ओवर 12। लेकिन ऐसा करने से जो है ना ये सारी वैल्यूज ये नंबर 1 पर आएंगी। देखो ये नंबर 1 पर इसलिए आएंगी क्योंकि यहाँ पर आर है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जितने भी आर्स हैं ये सारे आर ये नंबर 1 पर पहुंचेंगे।
ऑर्डिनरी एनवीडी की प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले से जहां पर पहला आर होता है, सारी चीजें उससे एक टाइम पीरियड पहले पहुंचती हैं। तो ये सारी चीजें ईयर नंबर 1 पर पहुंची होंगी। इसको ईयर नंबर 1 से ईयर नंबर 0 पर अगर लेकर आना है, ईयर नंबर 1 से ईयर 0 पर लेकर आना है, तो इसको फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा 1 प्लस 12% डिवाइडेड बाई 12 पावर 12 से। ठीक है जी। तो ये हमने फर्दर डिवाइड क्यों किया है? ये हमने फर्दर डिवाइड इसलिए किया है, जो हमारा आंसर आया उसको एक साल डिस्काउंट किया है। उसको एक साल इसलिए डिस्काउंट किया है ताकि यहाँ से वैल्यूज यहाँ पर यानी कि ईयर 0 पर आ जाए। मैं वापस से इस सवाल को एक बार गो थ्रू करता हूँ आगे सॉल्व करने से पहले। उससे लिखा हुआ था एन इंडिविजुअल प्लान्स टू बोरो ₹400,000 टू बाय अ न्यू कार। यानी कि ये लोन की अमाउंट है जो कि ईयर नंबर 0 पर है। एक इंडिविजुअल जो है वो 4 लाख रुपए बोरो करेगा नई गाड़ी खरीदने के लिए। द लोन विल बी फॉर 3 years। ये लोन 3 सालों के लिए होगा। 0 से 1 1 साल, 1 से 2 2 साल, 2 से 3 3 साल। एट अ 12% पर एन 12% एनुअल रेट कंपाउंडेड मंथली, ये इंटरेस्ट की परसेंटेज होगी। ही कैन बे 12,500 पर मंथ ड्यूरिंग दी फर्स्ट ईयर। पहले महीने पहले साल की माहाना किस्त 12,500 होगी। पहले साल के माहाना जो किस्त होगी वो 12,500 होगी। वॉट अमाउंट ही वुड बी रिक्वायर्ड टू पे ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 years इन ऑर्डर टू रीपे द लोन। दूसरे जो 2 साल होंगे उसकी जो माहाना किस्त होगी वो कितनी होगी, ये आपको बताना था। तो हमने ये कहा कि भाई लोन की अमाउंट जो है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होती है। ठीक है। उसके बाद हमने कहा लोन की अमाउंट जो है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स ऑफ ईयर नंबर 1, पहले साल की रीपेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स ऑफ ईयर नंबर 2 एंड 3 के बराबर होगी, क्योंकि टोटल 3 साल है। फिर हमने लोन की जगह 4 लाख लिख दिया, ये हमें मालूम था। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स ऑफ ईयर नंबर 1 निकालने के लिए 12,500 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस 12% ओवर 12 पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाई 12% ओवर 12 करा। इससे आपके पास पहले साल की जितनी भी आपके 12,500 वाली रीपेमेंट थी उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई, उसको आप 0 पे लेकर आ गए। प्लस किया इसमें आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स ऑफ ईयर नंबर 2 एंड 3। जो ईयर नंबर 2 एंड 3 की जो रीपेमेंट्स है ना, उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो यहाँ पर आपने लिख दी। ठीक है। अब आपने इसको सॉल्व करा। जब आपने ये चीज़ सॉल्व करी और 4 लाख में से माइनस करी, तो आप यहाँ पर पहुंच गए 259,311.5 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स ऑफ ईयर नंबर 2 एंड 3। अब ईयर नंबर 2 एंड 3 में टोटल 24 रीपेमेंट्स है। तो आपने वापस से ऑर्डिनरी एनवीडी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाया, उसमें आपने पावर 24 डाला, क्योंकि 24 बार आ रहेगा दूसरे और तीसरे साल में। लेकिन यहाँ पर ये मसला था कि जब हम ऑर्डिनरी एनवीडी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाते हैं तो पहले आर से एक टाइम पीरियड पहले सारी चीज़ें आती हैं। इसको हमें 0 पर भी तो लेकर आना था। तो अगर इसको 0 पर लेकर आना था तो इसको एक साल फर्दर नॉर्मल डिस्काउंटिंग करनी होगी। तो हमने ये जो ऊपर सारी चीज़ें लिखी, ये जो ऊपर सारी चीज़ें लिखी, इससे या नंबर 2 और 3 वाली किस्तें या नंबर 1 पर तो आ गई। फिर मैंने उसको जो है वो डिवाइड कर दिया मजीद 1 प्लस 12% डिवाइडेड बाई 12 पावर 12 से, ताकि वो या नंबर 0 पे लेकर आ सकूँ। तो इस तरह से ये पूरा इक्वेशन बन गया। अब हम ये कर सकते हैं कि ये जो डिवाइड में चीज़ है 0.12 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 1 और ब्रैकेट की पावर 12 है, ये लेफ्ट साइड पर जाएगा। लेफ्ट साइड पर जाएगा तो 259,311.5 से होगा मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा आपके पास 292,198,198.69 इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई, अच्छा ये है आपके पास 0.12 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 1 पावर माइनस 24 1 माइनस आंसर डिवाइडेड बाई 0.12 डिवाइडेड बाई 12। यार आपके पास 21.24, 21.24। तो अब आप आर की वैल्यू निकाल सकते हो। आर की वैल्यू होगी 292,198 डिवाइडेड बाय आंसर, ये बन जाता है 137,547, 137,547। ठीक है जी। 137,547 यानी कि तकरीबन 55, यानी कि ए इसका आंसर होगा। काइंडली जल्दी से टाइम वेस्ट करे बगैर मुझे कंफर्म करें कि ये बात समझ में आ गई। कोई मसला है तो मुझे बताओ। हाँ नहीं, एनवीटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि कभी भी हम अगर लोन लेते हैं तो हमारी अजम्पशन ये होती है कि पहली किस्त जो है वो पहले टाइम पीरियड के एंड में पे करी गई होगी।
यानी कि अगर आपने ईयर 0 पर लोन लिया है तो पहली किस्त ईयर नंबर 1 पर यानी कि पहले महीने के आखिर में पे करी होगी। ठीक है। अच्छा 6.33 A person calculated that by depositing 12,500 each year starting from the end of the first year he shall be able to accumulate rupees 150,000 at the time of nth deposit if the rate of interest is 4%. The number of years in which he can accumulate the required amount is। यानी कि यहाँ पर देखिए फ्यूचर वैल्यू की बात हो रही है। यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू की बात हो रही है। अ पर्सन कैलकुलेटेड दैट बाय डिपॉजिटिंग 12,500 ईच ईयर, आर हो गया, स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, ऑर्डिनरी एनविटी हो गई। he shall be able to accumulate rupees 150,000, accumulate यानी कि जमा हो जाएंगे, एस हो गया। एट द टाइम ऑफ nth डिपॉजिट, nth हमें ढूंढना है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4%। वो ये कहता है कि एक बंदा हर साल के आखिर में, बारह हजार पाँच सौ 12,500 रुपए जमा करता है। कितने सालों बाद इसके अकाउंट में 150,000 टोटल हो जाएंगे अगर इंटरेस्ट की परसेंटेज 4% है। अब यहाँ पर ऑर्डिनरी एनवीटी की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि इस बंदे को ये हमें जो बताया गया है वो ये बताया गया कि फ्यूचर में 1.5 लाख हो जाएंगे। फ्यूचर में 1.5 लाख हो जाएंगे यानी कि एस इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई 1 + i⁻n-1 अपॉन आई वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर एस हमारे पास 1.5 लाख रुपए है, आर जो है वो 12,500 है, और आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो कितना है, वो 4% है। एन यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स हमें ढूंढने हैं, -1 डिवाइडेड बाई 4%। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, अगर इसको आप सॉल्व करोगे ना, तो आपकी जो एन की वैल्यू आएगी वो 10 आएगी। आप कैलकुलेट भी कर लो, देखो आप क्या करो, 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 12,500, तो ये आ जाता है 12 इज इक्वल्स टू 1.04 पावर n-1 डिवाइडेड बाई 0.04। अच्छा 12 जो है वो 0.04 से होगा मल्टीप्लाई, उसमें 1 हो जाएगा ऐड, तो ये बन जाएगा आपके पास 1.48 इज इक्वल्स टू 1.04 पावर n। अब n ढूंढने के लिए आप कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हो। कैलकुलेटर पर इक्वेशंस किस तरह से सॉल्व करने हैं वो मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है, और उसकी एक सेपरेट वीडियो भी भेजी हुई है। और अगर वो वीडियो आप लोगों के पास नहीं है तो आप मुझे जो है वो बता दो, मैं आप लोगों को रीसेंड कर दूंगा। कैलकुलेटर पर कुछ चीज़ें सॉल्व करने के लिए मैंने आपको वीडियोज़ की लिस्ट भेजी थी, या तो आप वो यूज़ कर लो, या फिर आप आंसर्स में बारी बारी 10, 11, 12 और 9 पुट इन कर और चेक कर सकते हो, या फिर आप लॉग्स यूज़ कर सकते हो। लेकिन लॉग जो है वो अब नए वाले सिलेबस में नहीं है। बहरहाल एन की वैल्यू आपके पास 10 या 10 के करीब करीब आ रही होगी, तो बी आपका आंसर होगा। क्लियर है भाई, जल्दी से बताओ। ठीक है जी, ये तो कंपैरेटिवली बहुत आसान सवाल था। अच्छा उसके बाद 6.34 अ फूड डिस्ट्रीब्यूटर हैज बोरोड रुपीज 950,000, 950,000 की बोरोइंग करी है यानी कि लोन है, टू बाय अ वेयर हाउस। The loan is for 10 years at an annual interest rate of 12% compounded quarterly. The amount of quarterly payment which he must make to pay back the loan and the interest he will pay is। अगेन वही वाला कॉन्सेप्ट कि लोन की अमाउंट जो है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होती है। लोन की अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होती है, तो हम यूज़ कर लेंगे P इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई 1 - 1 + i⁻n अपॉन आई, क्योंकि यहाँ पर लोन की अमाउंट है, 9.5 लाख, ये प्रेजेंट वैल्यू है, और रीपेमेंट्स जो है उसमें हमारे पास आर की वैल्यू हमें ढूंढनी है, और यहाँ पर आएगा 1 - 1 + अच्छा 12% का रेट है लेकिन क्वार्टरली है, तो 12% को डिवाइड कर देंगे 4 से, और पावर में आ जाएगा 40, और नीचे आ जाएगा 12% डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो 0.12 डिवाइडेड बाई 4 + 1 पावर -40
1 माइनस आंसर डिवाइडेड बाई 0.12 ओवर 4 और 950,000 डिवाइडेड बाय आंसर। आर जो है वो 41099 आ रहा है। आर जो आ रहा है ना, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 41099.26 आ रहा है। लोन की अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होती है, तो रीपेमेंट्स की वैल्यू 41099.6 आ रही है। अच्छा, इसके बाद इंटरेस्ट कितना पे करा। इंटरेस्ट कितना पे करा ये हम ऐसे मालूम कर सकते हैं कि हम 10 साल तक हर साल 4 किस्तें पे कर रहे हैं, और एक किस्त जो हम पे कर रहे हैं वो 41099.26 की पे कर रहे हैं। हम 10 साल तक हर साल 4 किस्तें पे कर रहे हैं और एक किस्त 41099.26 की पे कर रहे हैं, तो 41099.26 की एक किस्त, 4 किस्तें साल में और 10 साल यानी कि 40 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि हम पे कर रहे हैं 164,3970 ये पैसे हम पे कर रहे हैं। ये पैसे हम पे कर रहे हैं ताकि हम 9.5 लाख रुपए का उधार पूरा कर सकें, ताकि हम 9.5 लाख रुपए का उधार पूरा कर सकें। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें से अगर मैं 9.5 लाख रुपए माइनस करता हूँ, तो मैं जो इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ वो 693,970 का 693,970 का इंटरेस्ट है। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर है 6.34 का वो सी होगा। इसमें कोई मसला है? इसमें कोई मसला है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, इसमें कोई मसला आ रहा है आप लोगों को? काइंडली मुझे जल्दी 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 बताओ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो, नहीं है? चलो 6.35। अच्छा, 6.35 में लिखा हुआ है अ फर्म विल नीड ₹300,000। एक फर्म को 3 लाख रुपए की जरूरत होगी एट द एंड ऑफ 3 years टू रीपे अ लोन। एट द एंड ऑफ 3 years टू रीपे द लोन। अ फर्म विल नीड ₹300,000 एट द एंड ऑफ 3 years टू रीपे अ लोन। अब लोन का लफ्ज सुनकर ये नहीं समझा करो कि बस ये तो प्रेजेंट वैल्यू का सवाल है, बस ये तो प्रेजेंट वैल्यू का सवाल है। अपनी अकल को इस्तेमाल करो। वो ये कह रहा है कि एक लोन रीपे करने के लिए एक लोन रीपे करने के लिए हम 3 लाख रुपए जमा कर रहे हैं। अ फर्म विल नीड ₹300,000। 3 लाख रुपए की जरूरत होगी एट द एंड ऑफ 3 years, 3 साल के आखिर में, टू रीपे अ लोन। A firm will need ₹300,000 at the end of 3 years to repay a loan. एक लोन वापस करने के लिए एक लोन वापस करने के लिए मुझे 3 लाख रुपए की 3 साल के आखिर में जरूरत होगी। यानी कि ये 3 लाख रुपए लोन की अमाउंट नहीं है बेटा। ये 3 लाख रुपए लोन की अमाउंट नहीं है। ये 3 लाख रुपए लोन की अमाउंट नहीं है। वो आपको ये कह रहा है कि मैंने लोन किसी और से लिया था और उस लोन को वापसी करने के लिए मुझे 3 लाख रुपए 3 साल बाद चाहिए। कुछ बच्चे ये सोचते हैं बस लोन का सवाल है तो प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला लगेगा और 3 लाख रुपए ईयर जीरो पर है। ऐसा नहीं है, आपको देखना चाहिए कि वो क्या बात कर रहे हैं। The firm decided that it will deposit ₹20,000 at the start of each quarter during these 3 years into an account. The account would yield 12% per annum compounded quarterly during the first year. What rate of interest should it earn in the remaining 2 years to accumulate enough amount in this account to pay the loan at the end of 3 years? अब वो ये कह रहा है कि मैंने किसी से अच्छा, लोन किसी और से लिया है, लोन किसी और से लिया है, लोन किसी और से लिया है, और ये कैलकुलेशंस पैसे जमा करने की हो रही है। देखो, एक जगह से तो मैंने लोन लिया, उधार लिया, वो उधार मुझे 3 साल बाद वापस करना है, उसका हिसाब किताब कुछ और होगा। लेकिन अभी बात ये हो रही है कि वो लोन वापस करने के लिए मैं 3 लाख रुपए तीसरे साल के आखिर में चाहता हूं कि मेरे पास हो जाएं। तो मुझे यहाँ पर 3 लाख रुपयों की जरूरत है। मुझे यहाँ पर 3 लाख रुपयों की जरूरत है। A firm will need ₹300,000 at the end of 3 years to repay a loan. एक फर्म जो है वो उसको 3 लाख रुपए की जरूरत होगी एट द एंड ऑफ 3 years, तीसरे साल के आखिर में, टू रीपे अ लोन, लोन वापस करने के लिए।
The firm decided that it will deposit rupees 20,000 at the start of each quarter during these 3 years into an account. अब ये डिसाइड किया गया कि इस लोन को, इस उधार को वापस करने के लिए हर क्वार्टर के स्टार्ट में, हर क्वार्टर के स्टार्ट में 20,000 रुपये जमा करे जाए। हर क्वार्टर के स्टार्ट में 20,000 रुपये जमा करे जाएं, यानी कि 20,000 रुपये जमा करे जाएं इधर, फिर 20,000 रुपये जमा करे जाएं इधर, फिर 20,000 रुपये जमा करे जाएं इधर। इस तरह से हर क्वार्टर के स्टार्ट में, इस तरह से हर क्वार्टर के स्टार्ट में 20,000 रुपये जमा करे जाएं। इस तरह से हर क्वार्टर के स्टार्ट में 20,000 रुपये जमा करे जाएं। अब पहली बात कि ये 3 लाख रुपए फ्यूचर की वैल्यू है, तो एस हो गया। और फिर जब इसने लिख दिया हर क्वार्टर के स्टार्ट में, तो इसका मतलब कुछ एन्युटी ड्यू की तरफ इशारा हो रहा है। The account would yield 12% per annum compounded quarterly during the first year. पहले साल का जो इंटरेस्ट रेट है, पहले साल का जो इंटरेस्ट रेट है वो 12% होगा। दूसरे और तीसरे सालों का इंटरेस्ट रेट मालूम ही नहीं है, दूसरे और तीसरे सालों का इंटरेस्ट रेट मालूम ही नहीं है, ये मालूम करना। तो पहले इस सवाल को जरा समझिए। सवाल समझ में आया? आपको 3 लाख आज से 3 साल बाद चाहिए। आप हर क्वार्टर के शुरू में 20,000 रुपये जमा करोगे। पहले साल आपको 12% का इंटरेस्ट मिल रहा होगा क्वार्टरली। दूसरे और तीसरे साल कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा होगा, ये आपको मालूम करना है। कुछ आया अकल में? ठीक है। तो अब ये कैसे होगा? अब आप ये कह सकते हो क्या कि 3 लाख इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू ऑफ deposits in year 1 and future value of deposits in year number 2 and 3। 3 लाख रुपए जो है, 3 लाख रुपए जो है वो फ्यूचर वैल्यू है। किस चीज की फ्यूचर वैल्यू है? जो पैसे तुम पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल डिपॉजिट कर रहे हो, उसकी फ्यूचर वैल्यू है। जो पैसे तुम पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल डिपॉजिट कर रहे हो, उन पैसों की फ्यूचर वैल्यू है। जो पैसे तुम दूसरे साल, तीसरे साल और पहले साल डिपॉजिट कर रहे हो, उन पैसों की फ्यूचर वैल्यू है। ये कहना चाह रहा है वो। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर बड़ा मसला है। यहाँ पर बड़ा मसला ये है कि जनाब, ये जो 20-20 हज़ार रुपए की ये जो ट्रेल बन रही है, इसमें आपके पास जो है ना, वो पहले साल का रेट तो 12% है, दूसरे और तीसरे साल का रेट ही नहीं पता, दूसरे और तीसरे साल का रेट ही नहीं पता, दूसरे और तीसरे साल का रेट ही नहीं पता। अच्छा, मैंने इसके दो हिस्से कर दिए। एक मैंने कह दिया भाई ईयर 1 वाला हिस्सा, एक है ईयर 1 वाला हिस्सा, और एक है ईयर नंबर 2 और 3 वाला हिस्सा। एक है ईयर नंबर 2 और 3 वाला हिस्सा, एक ईयर 1 वाला हिस्सा, एक ईयर 2 और 3 वाला हिस्सा। अब पहले तो ईयर 2 और 3 के हिस्से की बात करते हैं। पहले तो ईयर नंबर 2 और 3 के हिस्से की बात करते हैं। यानी कि ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ ईयर नंबर 2 एंड 3। डिपॉजिट तो 1 महीने का 20,000 रुपए का है, तो मैं लिखता हूँ 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 12%। सॉरी, 12% नहीं है ना, आई नहीं पता। 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस i% अपॉन 12 पावर 24 माइनस 1 डिवाइडेड बाई i अपॉन 12 मल्टीप्लाइड बाई i अपॉन 12। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात समझ में आती है? देखो, दूसरे और तीसरे साल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ दूसरे और तीसरे साल की बात कर रहा हूँ। दूसरे और तीसरे साल का आर 20,000 है, हमें उसको दूसरे और तीसरे साल यानी कि तीसरे साल के आखिर में लेकर आना है। तो हमने एनवीटी ड्यू की फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला अप्लाई करा है। आई हमें नहीं पता। पावर 24 क्यों है? पावर 24 इसलिए क्योंकि दूसरे और तीसरे साल 12-12-24 किस्तें होंगी। दूसरे और तीसरे साल की 12-12-24 किस्तें होंगी। तो इससे क्या हुआ, ये आपके पास आ गया फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ ईयर नंबर 2 एंड ईयर नंबर 3। फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ ईयर नंबर 2 एंड 3। दूसरे और तीसरे साल किए गए जो डिपॉजिट्स थे, दूसरे और तीसरे साल किए गए जो डिपॉजिट्स थे,
उन डिपॉजिट्स की ये फ्यूचर वैल्यू है 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस XYZ सारी चीजें, ठीक है। अब जो पहले साल डिपॉजिट करा उसको तीसरे पर कैसे लेकर आए? सर जो पहले साल डिपॉजिट करा ना उसके लिए 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 12% डिवाइडेड बाई 12 पावर 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12% ओवर 12 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 12% ओवर 12, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या ये सफिशिएंट है? मुझे ये बताओ कि क्या ये सफिशिएंट है? मुझे ये बताओ कि क्या ये चीज सफिशिएंट है? अच्छा एक मिनट रुकना, क्या है ये? क्वार्टरली है ना? अरे यार क्वार्टरली है, क्वार्टरली है तो तुम लोग बताओ तो भाई। एक मिनट रुको, क्वार्टरली की बात हो रही है। अल्लाह, फुल सन्नाटा चल रहा है यार, कोई बताओ तो, अगर मैं कहीं गलती कर देता हूँ। ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस 12% डिवाइडेड बाई 4 पावर 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12% ओवर 4। कंपाउंडेड क्वार्टरली था ना बेटा? कंपाउंडेड क्वार्टरली था, ठीक है। कंपाउंडेड क्वार्टरली था और 12% भी नहीं पता ना। एक मिनट, 12% भी नहीं होगा, आई परसेंट होगा। 1 प्लस I% डिवाइडेड बाई 4 पावर 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1, I% डिवाइडेड बाई 4। और आगे भी आपके पास 1 प्लस I% डिवाइडेड बाई 4, ठीक है जी। ये मैंने थोड़ा सा इसको सही कर लिया। पहले बताएं ये यहाँ तक आपको बात समझ में आई? I% इसलिए क्योंकि दूसरे तीसरे साल का रेट नहीं पता, और डिवाइडेड बाई 4 इसलिए क्योंकि कंपाउंडेड क्वार्टरली है, और क्योंकि 2 सालों की बात हो रही है तो 2 सालों में 8 क्वार्टर्स आएंगे। और आगे एनवीटी ड्यू की फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मूले में हम 1 प्लस I से ज़्यादा मल्टीप्लाई करते थे। ये आपके पास फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिपॉजिट्स इन ईयर नंबर 2 और 3 है। अब ईयर नंबर 1 के जो डिपॉजिट्स हैं उसकी फ्यूचर वैल्यू कैसे आएगी? ईयर नंबर 1 के जो डिपॉजिट्स हैं उसकी फ्यूचर वैल्यू कैसे आएगी? ईयर नंबर 1 के जो डिपॉजिट्स हैं उसकी फ्यूचर वैल्यू कैसे आएगी? ये एक और चीज़ है, ठीक है। लेकिन पहले बताएं यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? पहले बताएं यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, कोई मसला है यहाँ पर? अच्छा, the firm decided that it will deposit rupees 20,000 at the start of each quarter during these 3 years into an account. The account would yield 12% per annum compounded quarterly during the first year. यहाँ तक क्लियर है भाई सारी चीजें? अब आपको क्या करना होगा? अब आपको जो है ना, वो जो ईयर नंबर 1 वाले, जो ईयर नंबर 1 में आप 20,000 रुपये जमा कर रहे थे, जिसमें पहले साल का रेट जो है वो 12% था, उसको भी आपने ईयर 3 पर लेकर आना है। उसको भी आपने ईयर नंबर 3 पर लेकर आना है। उसको भी आपने ईयर नंबर 3 पर लेकर आना है। क्लियर है? पहले यहाँ तक बता दें, ये सही है। 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस I% अपॉन 4 पावर 8 - 1 डिवाइडेड बाई I% ओवर 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस I%। ये एनवीटी ड्यू की फीचर वैल्यू का फॉर्मूला लगा है ईयर नंबर 2 और 3 की वैल्यूज के लिए। सही है। अच्छा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ईयर नंबर 1 पर आते हैं। फ्यूचर वैल्यू ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ ईयर नंबर 1 पर अगर आते हैं तो अगेन 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 12% डिवाइडेड बाई 4 पावर 4 - 1 डिवाइडेड बाई 12% ओवर 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 12% ओवर 4। बताओ क्या ये सफिशिएंट है? बताओ क्या ये सफिशिएंट है? क्या ये जो मैंने लिखा है इससे मैं तीसरे साल के आखिर में पहुंच गया? बता दो यार, तुम लोग क्या खाते हो भाई? थोड़ा सा टाइम लगाया करो पढ़ाई पर। क्या मैं ये फॉर्मूला लगाकर ईयर नंबर 3 पर पहुंच जाऊंगा या नहीं पहुंच सकूंगा? मैं अगर सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला जो अभी लगाया है 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 12% डिवाइडेड बाई 4 पावर 4 - 1 डिवाइडेड बाई 12% ओवर 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 12% ओवर 4, इससे क्या मैं तीसरे साल के आखिर में पहुंच जाऊंगा या नहीं पहुंचूंगा? मैंने एक फॉर्मूला लगाया है जिसमें ये नंबर 1 वाले जो 4 बार 20,000 हैं उसको मैं कहीं फ्यूचर में लेकर आया।
क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर ये जो वैल्यू कैलकुलेट होगी, यहाँ पर ये जो वैल्यू कैलकुलेट होगी, ये कहाँ पर पहुंचेगी? ये नंबर 1 पर पहुंचेगी। ये वैल्यू कहाँ पहुंचेगी? ये नंबर 1 पर पहुंचेगी। ये नंबर 3 पर थोड़ी पहुंचेगी, क्योंकि एनवीटी ड्यू में हमने ये सीखा था कि भाई एनवीटी ड्यू का जो बेसिक डायग्राम था उसमें कुछ इस तरह से था कि आप कहाँ पहुंचते हो, आप कहाँ पहुंचते हो, आप आखिरी आर से एक टाइम पीरियड आगे पहुंचते हो। आप कहाँ पर पहुंचते हो? जो आपका आखिरी आर होता है, जो आपका आखिरी आर होता है उससे एक टाइम पीरियड आगे पहुंचते हो। ठीक है। तो अगर मैं पावर 4 डाल रहा हूँ, 20,000 लिख रहा हूँ और क्वार्टरली की बात हो रही है, तो मैं पहुंचाऊंगा पहले साल के आखिर में। अब मुझे इसको अगर तीसरे साल के आखिर में पहुंचाना है, तो ये जो भी कैलकुलेट हुआ है इसको यह नंबर 1 से 3, यह नंबर 1 से 3 लेकर जाना है, यह नंबर 1 से 3 पर लेकर जाना है, 2 साल आगे लेकर जाना है। ये जो भी आपने कैलकुलेशंस करी हैं इसको यह नंबर 1 से यह नंबर 3 पर लेकर जाना है। ये जो भी आपने कैलकुलेशंस करी हैं इसको यह नंबर 1 से यह नंबर 3 पर लेकर जाना है। और यह नंबर 1 पे अगर ये सारी वैल्यूज हैं, अगर यह नंबर 1 पर ये सारी वैल्यूज हैं और इसको 1 से 3 पर लेकर जाना है, तो इसको मजीद मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 4 पावर 8 से, 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 4 पावर 8 से। ये मैंने क्या यूज किया? देखो मैंने दूसरे केस में एस इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आई पावर एन यूज किया। ये जो भी मेरा आंसर आ रहा था ब्रैकेट में, उसको मैं आई परसेंट से जो कि एक कंपाउंडेड क्वार्टरली का रेट है, 2 साल आगे लेकर जा रहा हूं। ठीक है यार, थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ चैट में, थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ चैट में। जो एक्टिव नहीं होगा उसको मैं निकाल दूंगा चैट से, एक एक करके निकालता रहूंगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ठीक है। मैंने क्या किया कि जो फ्यूचर वैल्यू आ रही थी, जो फ्यूचर वैल्यू आ रही थी 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 12% डिवाइडेड बाई 4 पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12% ओवर 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 12% ओवर 4। ये वैल्यूज आई हैं पहले साल के आखिर में, ये वैल्यूज पहुंची हैं पहले साल के आखिर में। इसको पहले साल के आखिर से मुझे तीसरे साल के आखिर में पहुंचाना है। ये डायरेक्ट नहीं पहुंच जाएंगी क्योंकि आपने पावर 4 लगाई है। तो सर पावर 12 लगा देते, पावर 12 लगाने का मतलब होता 12 बार 20,000 है, तो सर है तो। लेकिन दूसरे और तीसरे साल का रेट, दूसरे और तीसरे साल का रेट 12% नहीं है, दूसरे और तीसरे साल का रेट 12% नहीं है, तो मैं पावर 12 नहीं लगा सकता था। अब फाइनली मैं एक इक्वेशन बनाता हूं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसको 3 लाख, 3 लाख जो कि आपके पास तीसरे साल के आखिर की वैल्यू आ रही थी इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू ऑफ ईयर नंबर 2 एंड 3 है 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 4 पावर 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई ओवर 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 4। ठीक है जी। उसके बाद फिर जो ईयर नंबर 1 वाली वैल्यूज हैं उसकी फ्यूचर वैल्यू के लिए 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 12% डिवाइडेड बाई 4 पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12% अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 12% डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, सॉरी 12% डिवाइड, हाँ सही है, 12% डिवाइडेड बाई 4 ये पहले साल के आखिर में आया। ये जो आंसर आया, ये जो आंसर आया इसको तीसरे साल के आखिर में लेकर आने के लिए मजीद 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 4 पावर 8। अब सर ये तो काफी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बन गया, बिल्कुल बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बन गया। और ये कैलकुलेटर पर भी सॉल्व करना काफी मुश्किल होगा, ये कैलकुलेटर पे भी सॉल्व करना जो है वो काफी हद तक मुश्किल होगा। तो सर हम क्या करेंगे, आप एग्जाम में यहाँ से एक एक आंसर पिक कर और उसको पुट करते रहोगे, अदरवाइज आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। और कोशिश ये करना कि बीच वाला आंसर पिक करो। मिसाल के तौर पर ये 13.4 है, 13.8 है, 14.2 है, 14.6 है, तो 13.8
या 14.2, सेंटर वाला जो आंसर हो ना वो पिक किया करो पहले, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपने मजीद आगे जाना है मजीद पीछे जाना है। लेट्स से हम 13.8% एज्यूम करते हैं। हम 13.8% एज्यूम कर कर और कैलकुलेशन अगर करें और देखिए कि क्या ये साइड 13.8% के हिसाब से 3 लाख बनाती है या नहीं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 20,000। 20,000 मल्टीप्लाइड बाई, ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास 1 + 13.8% डिवाइडेड बाई 4 पावर 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 13.8% डिवाइडेड बाई 4 multiplied by 1 plus 13.8% divided by 4 plus 20,000 multiplied by 1 plus 12% अपॉन 4 पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12% अपॉन 4। ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन है मेरे ख्याल में फाइनेंशियल मैथ्स की साइड का, इस स्टडी टेक्स्ट का। डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 13.8% डिवाइडेड बाई 4 पावर 8। अब हम देखते हैं कि भाई हमारी जो राइट साइड है उसका क्या आंसर आ रहा है। पहले मैं इस पार्ट को सॉल्व करता हूँ। तो 1.138 डिवाइडेड बाई 4 + 1 पावर 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.138/4 multiplied by 1 plus 0.138 divided by 4 multiplied by 20,000 क्या आता है 186। मैं गलत हो सकता हूँ, कोई चेक करना। 186,946.7, तो 947 कर लेता हूँ, 947। अच्छा इस साइड पर क्या होगा 0.12 डिवाइडेड बाई 4 + 1 पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.12/4 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट में 1 + 0.12/4 मल्टीप्लाइड बाई 20,000। ये आ रहा है 86,183, 86,183। और आगे अभी भी 1 + 13.8% अपॉन 4 पावर 8 है। अच्छा आगे देखते हैं 1 + 0.138 अपॉन 4 पावर 8। तो ये बनता है तकरीबन 186,947 प्लस ये बन जाता है 113048। सही है, दोनों को ऐड अगर करूँ 186,947, देखें इन दोनों का एडिशन यानी कि ये पूरी चीज तकरीबन 3 लाख रुपए ही बन रही है। ये पूरी चीज तकरीबन 3 लाख रुपए ही बन रही है। तो अगर ये पूरी चीज 3 लाख रुपए ही तकरीबन बन रही है तो इसका मतलब इसका आंसर 13.8% ही होगा। बात समझ में आई? अच्छा देखो इसको एक और तरह से सॉल्व करते हैं। देखो ये सवाल ऐसे भी तो आ सकता था, ये सवाल ऐसे भी तो आ सकता था। सुनना जरा गौर से, सुनना जरा गौर से। ये सवाल ऐसे भी आ सकता था, सवाल बोलता कि एक बंदा हर क्वार्टर के आखिर में, एक बंदा हर क्वार्टर के आखिर में 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 जमा करता है। एक बंदा हर क्वार्टर के आखिर में 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 जमा करता है। पहले साल का इंटरेस्ट रेट 12% है। पहले साल का इंटरेस्ट रेट 12% है। दूसरे और तीसरे साल का इंटरेस्ट रेट 13.8% है। बताओ यहाँ पर इसके पास कितने पैसे हो जाएंगे। मैं वापस से रिपीट करता हूँ कि ये सवाल ऐसे भी आ सकता था कि एक बंदा हर क्वार्टर के शुरू में 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 जमा करता है। पहले साल का इंटरेस्ट रेट 12% है और अगले 2 सालों का इंटरेस्ट 13.8% है। बताओ तीसरे साल के आखिर में इसके पास कितने पैसे हो जाएंगे। तो आप बोलते ये कि भाई पहले साल का इंटरेस्ट रेट 12% है, लिहाजा इसके लिए हम एक काम करते हैं 20,000 मल्टीप्लाइड बाई, ब्रैकेट में हम लिखते हैं 1 + 12% डिवाइडेड बाई 4 पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12% अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 12% अपॉन 4 एनवीटी ड्यू की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला।
एनवीटी ड्यू की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला, एनवीटी ड्यू की फ्यूचर वैल्यू से ये जो पहले साल के 20 हज़ार थे वो पहले साल के आखिर में पहुंचे, लेकिन इनको क्योंकि तीसरे साल के आखिर में पहुंचाना है, क्योंकि इनको तीसरे साल के आखिर में पहुंचाना है, तो हम इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर दें 1 + 13.8% डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि कंपाउंडेड क्वार्टर ये पावर 8 से, क्योंकि 2 सालों में 8 क्वार्टर्स आएंगे। इससे इससे ये वाला अमाउंट तीसरे साल के आखिर में पहुंच जाएगा। इससे ये वाला अमाउंट तीसरे साल के आखिर में पहुंच जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, 0.12 डिवाइडेड बाई 4 + 1 पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.12/4 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 0.12/4 मल्टीप्लाइड बाई 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 0.138 डिवाइडेड बाई 4 पावर 8, ये बन जाता है 1130408, 1130408, 1130408। और फिर दूसरे साल और तीसरे साल जो 20,000 रुपए हैं, उसके लिए 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 13.8% डिवाइडेड बाई 4 पावर 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 13.8% अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 13.8% अपॉन 4। सिर्फ इतना करने हम। तो 0.138 डिवाइडेड बाई 0.138 डिवाइडेड बाई 4 + 1 पावर 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.138 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 0.138 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाई 20,000, ये बन जाता है 186,947, 186,947। और इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, 113,048 इसमें ऐड कर देता हूँ, तो आप देखते हैं कि ये 3 लाख रुपए ही बनता है। ठीक है, इसका रिवर्स सवाल था ऊपर वाला। कुछ भेजे खोपड़े कलेजे फेफड़े में गया, कुछ समझ आया। ये एक मुश्किल तरीन सवाल है, अच्छा सवाल था। ठीक है, कुछ तो समझ आया होगा उम्मीद करता हूँ। वापस से जब आप लेक्चर देखोगे तो मजीद चीज़ें क्लियर होंगी। अच्छा, 6.36, अ मशीन कॉस्ट अ कंपनी ₹1 million, अ मशीन कॉस्ट अ कंपनी ₹1 million एंड इट्स इफेक्टिव लाइफ इज एस्टिमेटेड टू बी 20 years। एक मशीन है, उसकी कॉस्ट है ₹1 million और उसकी इफेक्टिव लाइफ जो है वो 20 साल है। इफ द स्क्रैप इज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज 50,000 ओनली, the sum to be invested every year at 13.25% compounded annually for 20 years to replace the machine which will cost 30% more than its present value। अच्छा, मैं इस सवाल को जरा नीचे छाप देता हूँ, अलहदा से वापस से छाप देता हूँ ताकि आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है जी, मैं मजीद क्लासेस भी रखूँगा, आप फिक्र ना करिएगा कि ये आखिरी क्लास है और ये सब। अभी मैं और क्लासेस भी रख लूँगा जब तक आप लोगों के मसले हल नहीं होते हैं। एनीवेज, तो यहाँ पर मैं इस सवाल पर दोबारा से मैंने इसको पेश किया। एक मशीन है, वो आज 1 million की है, 20 साल चलेगी, और जब 20 साल के बाद इसका कचरा कबाड़ा हो जाएगा तो रद्दी वाला इसको 50,000 रुपये में खरीद लेगा। बताओ, मैं हर साल कितने पैसे इन्वेस्ट करूं, हर साल कितने पैसे जमा करूं, ताकि मैं जब 20 साल बाद जब इस मशीन को फेंकूं और एक नई मशीन खरीदूं तो मेरे पास पैसा पड़ा था। और वो ये कहते हैं कि जब नई मशीन खरीदोगे वो 30% महंगी आएगी। यानी कि आज तो ये मशीन 1 million की है, जब मैं 20 साल बाद ये खरीदूंगा तो ये 1.3 million की आएगी। ऐसी ही नई मशीन 1.3 million की आएगी। आज 1 million की है, बाद में ये 30% महंगी हो जाएगी। तो 1 million का आप 30% ले लो, 1 million का आप 30% लेते हो तो 3 लाख बनता है। यानी कि जब मैं आज से 20 साल बाद ऐसी ही नई मशीन खरीदने जाऊंगा तो वो 1.3 million की आएगी।
इसका मतलब मुझे आज से 20 साल बाद 1.3 मिलियन चाहिए होंगे, लेकिन ये पुरानी मशीन बेचूंगा, पुरानी मशीन का कचरा बेचकर 50,000 रुपया मिल जाएगा, तो मुझे मजीद फ्यूचर में आज से 20 साल बाद 1,250,000 चाहिए होंगे। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है भाई, आप जो है वो पैसे जमा कर रहे हो, हर साल कुछ ना कुछ पैसे जमा कर रहे हो, ताकि 20वें साल के आखिर में आपके पास 1,250,000 रुपीज हो जाएं, 1,250,000 रुपीज हो जाएं, 1,250,000 रुपीज हो जाएं। तो ये फ्यूचर वैल्यू है, 1,250,000 इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई, और ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा 1 + 13.25% पावर 20 -1 डिवाइडेड बाई 13.25%। हर साल कितने पैसा जमा करूं, ताकि इतने पैसे हो जाएं। तो ज़रा इसको आप कैलकुलेट कर लो भाई, इसको आप कैलकुलेट करते हो, इसको आप अगर कैलकुलेट करते हो तो ये कितना बन जाता है, ये बन जाएगा आपका 14997। आर जो है वो 14997 बन रहा होगा। ठीक है, तो डी आपका आंसर होगा। क्लियर है भाई सबको? जल्दी से बताओ, कोई मसला? अच्छा जी, उसके बाद अगला सवाल 6.37। टू क्लियर अ डेट, एक उधार पूरा करने के लिए, एक उधार पूरा करने के लिए अ पर्सन एग्रीज टू पे 1,000 रुपीज नाउ। देखो यहाँ पर लोन है, लोन वापस करने के लिए 1,000 रुपए की किस्त अभी दी जा रही है। अनदर 1,000 ईयर फ्रॉम नाउ, एक और बार 1,000 रुपए आज से 1 साल बाद दिए जाएंगे। एंड अनदर 1,000 इन 2 years, और एक और बार 1,000 रुपए आज से 2 साल बाद दिए जाएंगे। इफ द फ्यूचर पेमेंट्स आर डिस्काउंटेड एट 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दीज पेमेंट्स? अब यहाँ पर एक ट्रिक है, एक चीज है जो आपने याद रखनी है, एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपने याद रखनी है। देखो, आपका जो रेट होता है वो आपके कैश फ्लो से मैच होना चाहिए। यहाँ पर आपका रेट कंपाउंडेड क्वार्टरली है, यहाँ पर आपका रेट कंपाउंडेड क्वार्टरली है, यहाँ पर आपका रेट कंपाउंडेड क्वार्टरली है, लेकिन कैश फ्लोज क्वार्टरली नहीं है, एनुअली है। कैश फ्लोज क्वार्टरली नहीं है, एनुअली है, सालाना है। हमें ये तो मालूम है कि लोन इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स, हमें ये तो मालूम है कि लोन इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स, हमें ये तो मालूम है कि लोन इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि यहाँ पर रेट जो दिया हुआ है वो क्वार्टरली दिया हुआ है, जबकि कैश फ्लोज क्वार्टरली नहीं है, एनुअली है। तो आपने अपने रेट को एडजस्ट करना होता है। अगर कैश फ्लोज एनुअल है तो रेट भी एनुअल चाहिए होगा। अब एनुअल रेट कैसे बनाएंगे भाई? इफेक्टिव एनुअल रेट का फॉर्मूला यूज कर लो, वो आपको सालाना रेट देता है। तो आप लिख दो 1 + नॉमिनल रेट अपॉन 4⁴ - 1, इससे आपके पास एनुअल रेट आ जाएगा। सर एनुअल रेट क्यों निकाला? इसलिए क्योंकि जो आपके कैश फ्लोज हैं वो एनुअली हैं। अगर आपके कैश फ्लोज एनुअली हैं तो आपको एनुअल रेट चाहिए होगा, तो ये आ रहा है 8.24%, 8.24%। ठीक है, ये रेट यूज होगा, क्योंकि कैश फ्लोज एनुअली हैं तो रेट भी एनुअली यूज करना पड़ेगा। अच्छा, आप सर कैसे करेंगे? देखिए, मेथड नंबर वन, लोन इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू रीपेमेंट्स। पहले 1,000 रुपए तो है ही ये नंबर 0 पर, दूसरे 1,000 रुपए ये नंबर 1 पर है, दूसरे 1,000 रुपए ये नंबर 1 पर, उसको 1 साल डिस्काउंट कर दो। दूसरे 1,000 रुपए ये नंबर 1 पर है, उसको 1 साल डिस्काउंट कर दो। दूसरे ये नंबर 1 पर है, 1 साल डिस्काउंट कर दो। और तीसरे 1,000 रुपए ये नंबर 2 पर है, तीसरे 1,000 रुपए ये नंबर 2 पर है, उसकी 2 सालों की डिस्काउंटिंग कर दो। तीसरे 1,000 रुपए ये नंबर 2 पर है, उसकी 2 सालों की डिस्काउंटिंग कर दो। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 1,000 डिवाइडेड बाई 1.0824 प्लस 1,000 डिवाइडेड बाई 1.0824 की पावर 2 प्लस 1,000, ये बन जाता है 2777.41, 2777.41। देखो, मैं सवाल सॉल्व करवाते करवाते कोई कॉन्सेप्ट भी दे देता हूँ। ये याद रखना कि अगर रेट क्वार्टरली है लेकिन कैश फ्लोज एनुअली हैं, तो आपने रेट को एनुअल रेट में कन्वर्ट करना है। ये मेथड नंबर 1 हो गया।
सुनना जरा गौर से, मेथड नंबर टू, मेथड नंबर टू, मेथड नंबर टू, मेथड नंबर टू। मैं इन दोनों पर ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू अप्लाई कर दूं, ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू अप्लाई कर दूं, और फिर 1000 रुपये अलग से ऐड कर लूं। यानी कि मैं कर लूं 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1 - 1 + 8.24% की पावर 2 डिवाइडेड बाई 8.24%। ठीक है, मैं जो ईयर नंबर 1 और 2 पर 100 रुपए हैं, जो ईयर नंबर 1 और 2 पर 100 रुपए हैं, उस पर ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दोनों को जीरो पे ले आऊं, और ईयर नंबर 0 वाले 1000 रुपए अलग से ऐड कर दूं, और ईयर नंबर 0 वाले 1000 रुपए अलग से ऐड कर दूं। आप इसको सॉल्व कर देखो, 1.0824 की पावर 2, 1 माइनस आंसर डिवाइडेड बाई 0.0824। करो जरा इसको सॉल्व कर। अच्छा, यहाँ पे पावर में माइनस होती है ना, 1.0824 पावर -2, 1 माइनस आंसर डिवाइडेड 0.0824 मल्टीप्लाइड बाय 1000 प्लस 1000। तो ये भी आपके पास 2777.41 आएगा। चेक कर लो, ये दूसरा तरीका है, समझे? पहले मेथड में मैंने सबको इंडिविजुअली डिस्काउंट किया, दूसरे मेथड में मैंने ईयर 1 और 2 को ऑर्डिनरी एनवीटी तस्वर किया, 2 सालों को पीछे लेकर आया, और ईयर 0 वाले 1000 रुपए अलग से ऐड कर दिए। मेथड नंबर 3, अच्छा मेथड नंबर 1 क्या है? सिंपल डिस्काउंटिंग, P इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई 1 + I पावर n यूज किया। मेथड नंबर 2 क्या है? ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू यूज किया। मेथड नंबर 3 क्या है? ऑर्डिनरी एनवीटी की, सॉरी एनवीटी ड्यू की, एनवीटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू यूज करूंगा। एनवीटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू अगर यूज करूंगा तो इस केस में क्या होगा? 1000 मल्टीप्लाइड बाई, अच्छा एनवीटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू क्यों यूज कर रहे हो? देखो, ईयर 0 पर 1000 है, ईयर 1 पर 1000 है, ईयर नंबर 2 पर 1000 है, और ईयर नंबर 3 पर कुछ भी नहीं है। मुझे इन सबको ईयर 0 पर लेकर आना है, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 8.24% की पावर -3 डिवाइडेड बाई 8.24% मल्टीप्लाइड बाई 1 + 8.24% की पावर कुछ भी नहीं ना, एनवीटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला। चेक करें भाई, चेक करें, 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 चेक करें। देखिए, इससे भी 2777.41 ही आंसर आएगा। इससे भी आप चेक करोगे ना तो 2777.41 आंसर आएगा। ये तीनों मेथड सेम आंसर देंगे, क्योंकि तीनों में कोई फर्क ही नहीं है, तरीका करने का अलग है। पहले तरीके में तीनों को तोड़ तोड़ कर 0 पे लेकर आए, दूसरे तरीके में इन दोनों पे ऑर्डिनरी एनवीटी लगा दी, इसको अलग से ऐड कर दिया, तीसरे तरीके में पूरा एनवीटी ड्यू कर लिया, क्योंकि 0, 1 और 2 पर पैसे थे। कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर आप लोगों के चाहिए। 38, an equipment is bought for rupees 2000 as down payment and a monthly installment of 400 each for 1 year. If money worth 12% compounded monthly, what is the cash price of the equipment? कैश प्राइस किसके बराबर होती है प्यारे बच्चों? अब तो बता दो। कैश प्राइस इज इक्वल्स टू डाउन पेमेंट प्लस लोन, और लोन किसके बराबर होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स। तो कैश प्राइस के लिए आप क्या करोगे? 2000 रुपए की डाउन पेमेंट हो जाएगी, और लोन जो है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स होता है, तो 400 मल्टीप्लाइड बाई, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 - 1 + 12% डिवाइडेड बाई 12, पावर -12 डिवाइडेड बाई 12% ओवर 12। चेक कर लें भाई, इसको जल्दी से सॉल्व करें। ठीक है जी, तो ये 0.12 डिवाइडेड बाई 12 + 1, पावर आ गई -12, 1 में से आंसर माइनस हुआ, डिवाइडेड बाई 0.12 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 400 प्लस 2000, ये बन जाता है 6502। 6502 क्लियर है? 6502 आंसर बन रहा है, क्लियर है? सही है। उसके बाद आपके पास जो अगला है, अ डैश इज अ कांस्टेंट कैश फ्लो फॉर अ गिवन नंबर ऑफ पीरियड्स, गिवन नंबर ऑफ पीरियड्स बताऊं, एनवीटी। अ सिंकिंग फंड इज, सिंकिंग फंड क्या होता है?
सिंकिंग फंड क्या होता है, उसकी जो डेफिनेशन है वो है बी सेविंग ऑफ अ कंटिन्यूसली चेंजिंग अमाउंट फॉर बेनिफिट इन द फ्यूचर। फ्यूचर के फायदे के लिए आप कंटिन्यूसली चेंजिंग अमाउंट को जमा कर रहे हो, उसको हम सिंकिंग फंड कहते हैं। ठीक है जनाब, तो यहाँ पर ये 10 सवाल